हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोग अपनी क्लास 8 की साइंस की यूपी बोर्ड की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में है। मानव निर्मित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित होती हैं, जिसको इंसानों ने बनाया। आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यूनिफॉर्म पहनकर आप स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया है? कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़े मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्य ने बनाया है। कपड़ा एक मानव निर्मित वस्तु है। आपके माता पिता इसे खरीदकर दर्जी से आपके लिए ड्रेस तैयार कराते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाया है। तो हम लोग अपने स्कूल में जो जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता, ड्रेस, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो सारी मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिसको किसी न किसी मानव ने बनाया है। कागज़ की लुगदी से कागज़, रबर के पौधे से मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो हम लोग जो कॉपी यूज़ करते हैं उसको कागज़ की लुगदी से बनाया जाता है। रबर मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है, उस रबर को रबर के पौधे से बनाया जाता है। तो पेंसिल को हम लोग ग्रेफाइट से बनाते हैं। पटरी को हम लोग, जो स्केल होती है, उसको हम लोग लोहे या लकड़ी या फिर प्लास्टिक से बनाते हैं। ये सारे सामान मानव निर्मित वस्तुएं हैं। गांव कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लोहार के यहाँ से या बाजार से खरीद कर लाते हैं। गांव में किसान किसानी करते हैं और उनको अलग अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग वस्तुओं की ज़रूरत होती है कृषि कार्यों के लिए, जैसे कि हंसिया, खुरपी, फावड़ा आदि। ये सारी चीज़ें भी मानव निर्मित हैं, इसे मनुष्यों ने बनाया है। ये सभी मानव द्वारा निर्मित हैं। सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज़, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोग वस्तुएं मानव निर्मित हैं। अब हम लोग यहाँ पे चित्र देखते हैं। इस चित्र में भी दिखाया गया है कि कौन सी चीज़ें मानव निर्मित हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, फैन हो गया, यहाँ पे स्टूल हो गया, साइकिल हो गई, कप हो गया, और बच्चे और दादाजी ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी मानव निर्मित हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे ये समझ लिया कि मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है। किन चीज़ों में ये मानव निर्मित वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, किस में इस्तेमाल की जाती हैं। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से मिली हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मिट्टी इत्यादि, लेकिन फिर भी क्या ऐसी ज़रूरत आ गई कि हमें मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता हुई? क्या ज़रूरत थी कि मानव को इन सारी चीज़ों को बनाने की आवश्यकता पड़ी? आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं सीमित थीं। उसका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। तो आदिकाल में, मतलब कि आज से कई हजार साल पहले, मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं, क्योंकि उसको पहनने के लिए महंगे महंगे कपड़े
नहीं चाहिए हुआ करते थे, उसको रहने के लिए बड़े बड़े घर नहीं चाहिए हुआ करते थे, उसको टहलने के लिए, घूमने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चाहिए हुआ करती थी। तो उनकी ज़रूरतें बहुत ही सीमित थीं और वो लोग प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर हुआ करते थे। जंगल से फल फूल पत्तियां खा के अपना गुजारा कर लेते थे। सभ्यता का जिस तरीके से विकास हुआ और साथ ही साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती रही और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्यों की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गईं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ने देखा कि संचार के क्षेत्र में पहले हम लोग जहां पर चिट्ठियां भेजा करते थे, वहां पे आज हम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बदलाव इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताओं में धीरे धीरे बदलाव होता गया, जिसकी पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों से करना असंभव था। इसी कारण से मानव ने मानव निर्मित वस्तुओं का विकास प्रारंभ किया। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास है। तो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है? आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता भोजन, वस्त्र तथा आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। वस्त्र, क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हम पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पैजामा, जांघिया, बनियान आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, शॉल, कार्डिगन, कंबल, लोई आदि का प्रयोग करते हैं। तो कपड़ों का या वस्त्रों का जो मेन फंक्शन है, जो मेन कार्य है, वो ये है कि हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पैंट, शर्ट, कुर्ता, सलवार, सूट और सर्दियों में ऊनी कपड़े, स्वेटर, शॉल इत्यादि का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें मानव निर्मित वस्तुएं हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? तो सूती वस्त्र कपास के रेशे से, ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से या संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक और टिकाऊ होते हैं। तो पहली चीज़ हमने जानी कि वस्त्र एक मानव निर्मित वस्तु है जिसको हम लोग शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वस्त्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये हम लोग जानते हैं। तो सूती वस्त्र कपास के रेशों से बनाए जाते हैं। कपास की खेती करते हैं और वहाँ से हमें रेशे प्राप्त होते हैं और उसी से हम लोग सूती वस्त्र बनाते हैं। ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से या फिर संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जिसे हम लोग फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। उसी तरीके का एक संश्लेषित रेशा है पॉलिस्टर धागा। पॉलिस्टर धागे का एग्जाम्पल है टेरिलीन, जिसको हम लोग डेक्रॉन भी कहते हैं, नायलॉन इत्यादि पॉलिस्टर के धागे हैं। और पॉलिस्टर धागों का फ़ायदा क्या होता है? पॉलिस्टर धागे अधिक आकर्षक होते हैं और साथ ही साथ टिकाऊ भी होते हैं। भवन निर्माण, अपने आसपास आपने भवन बनते अवश्य देखे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि भवन निर्माण में किन किन पदार्थ
का प्रयोग किया जाता है। भवन निर्माण में प्रायः ईंट, पत्थर, लोहे के गर्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू तथा मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसमें ईंट, सरिया, गर्डर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो कभी भी भवन निर्माण होता है तो उसमें ईंट, जिसको ईंटों की भट्टी में पकाकर फिर बनाया जाता है, सरिया जिसको लोहे से बनाया जाता है, सीमेंट जिसको सीमेंट की फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये सारी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट से दीवार की जुड़ाई की जाती है, प्लास्टर किया जाता है और स्लैब डाला जाता है तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उसकी मजबूती के लिए किया जाता है। जब कभी दीवार पे प्लास्टर होता है या दीवार को जोड़ा जाता है सीमेंट से, तो उस पे कुछ दिनों तक पानी का छिड़काव किया जाता है। इससे दीवार में और ज़्यादा मजबूती बढ़ जाती है। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गुथ कर सीमेंट को कठोर व मजबूत बनाते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी ना होने के कारण मकान कमज़ोर रह जाता है। तो दीवार को सीमेंट से जोड़ने के बाद या फिर दीवार पे प्लास्टर करने के बाद उस पे पानी का छिड़काव किया जाता है। उस पे पानी लगातार लगभग 1 हफ्ते तक डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि पानी के लगातार छिड़काव से सीमेंट में सुई के समान क्रिस्टल बन जाते हैं। छोटे छोटे दाने टाइप के इस तरीके से बन जाते हैं और इससे बहुत अच्छी तरीके से सीमेंट आपस में एक दूसरे से जुड़ जाता है और इस प्रकार से दीवार की मजबूती और प्लास्टर की मजबूती कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग पानी का छिड़काव नहीं करेंगे तो मकान कमज़ोर रह जाता है। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह होता है कि दीवार या फर्श की बाहरी सतह पहले सूखती है तथा भीतरी सतह बाद में। यदि ऐसा ना हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जल वाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देगी। ये एक ईंट है जिसकी बाहरी सतह सूखी है और वहीं पर जो अंदर की सतह है वो गीली है। बाहरी सतह इसलिए सूखी है क्योंकि इस पे पानी नहीं डाला गया है और वहीं पर गीली सतह इसलिए अभी गीली है क्योंकि अंदर का पानी अभी या अंदर का जल अभी इसका मौजूद है और वह सूखा नहीं है। जब यह जल सूखता है तो यह वाष्प बन जाता है, ठीक है, गैस बन जाता है या वेपर बन जाता है और ईंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि ईंट में कहीं जगह ही नहीं है तो इस कारण से वह बाहर की तरफ एक दबाव बनाता है जिससे कि वो बाहर की तरफ निकल सके और जहाँ पर भी ईंट कमज़ोर होती है वहाँ से वाष्प उसमें दरार उत्पन्न करके निकल जाता है। तो इस प्रकार से ईंट में दरार पड़ जाती है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि हमेशा जब भी जुड़ाई होती है या कभी भी प्लास्टर होता है तो हमें लगभग 7 दिनों तक ईंटों पे पानी देते रहना चाहिए जिससे कि ईंटों में दरार ना पड़े। घरेलू कार्यों में कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं इस्तेमाल की जा रही हैं ये हम लोग देखते हैं। स्नान करना, कपड़े धोना, दांत की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट, सिलाई बुनाई आदि घरेलू कार्य हैं। तो ये सारी चीज़ें घरेलू कार्यों में आते हैं। इन सभी कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न घरेलू कार्यों में उपयोग
आने वाली मानव निर्मित वस्तुओं के नाम तालिका 2.2 में लिखिए। तो घरेलू कार्यों में हम लोग कपड़े धोना, स्नान करना, दांत की सफाई, भोजन पकाना इत्यादि आता है। इन सारी चीज़ों में जो भी वस्तुएं हम लोग प्रयोग करते हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। जैसे कि स्नान करते वक्त हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन एक मानव निर्मित वस्तु है। उसी तरीके से कपड़े धोने में हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी और टब का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक मानव निर्मित वस्तु है। भोजन पकाने में हम लोग तवा का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी मानव निर्मित है। मकान की सफाई एवं सजावट के लिए हम लोग वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक मानव निर्मित वस्तु है। तो इस प्रकार से हम लोग घरेलू कार्यों में भी मानव निर्मित वस्तुओं का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि अनेक मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका दैनिक जीवन के कार्यों में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे है कार्य और राइट हैंड साइड में है उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित वस्तुएं। तो कपड़े धोने के लिए हम लोग साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी और टब आदि का इस्तेमाल करते हैं। भोजन पकाने के लिए तवा का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। बुनाई के लिए हम लोग ऊन का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से कृषि कार्यों में भी बहुत सारे मानव निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसान कृषि कार्य के लिए हसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करते हैं। खेत जोतने के लिए, फसल काटने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक मानव निर्मित वस्तु है। फसल काटने के लिए हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि अगेन एक मानव निर्मित वस्तु है। सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, कैनाल्स का मतलब नहर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक मानव निर्मित वस्तु है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि कार्यों में भी अत्यधिक मात्रा में मानव निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में क्या मानव निर्मित वस्तुएं हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे बाल्टी, मग, दांत साफ करने का ब्रश आदि वस्तुएं प्लास्टिक से बनी हो सकती हैं। ये प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक के बारे में हमें ये याद रखना है कि ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनता है, इसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो प्लास्टिक के उदाहरण हैं बेकेलाइट, पॉलीथिन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थ के उदाहरण हैं। पॉलीथिन जो कि हम लोग सामान को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिससे कि घरों में पाइप्स लगी रहती हैं, जो पाइप की फिटिंग होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। टेफ्लॉन और बेकेलाइट ये सारे प्लास्टिक पदार्थ के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिक के सामानों में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? तो कुछ ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो कि ऊष्मा पाने पर पिघल जाती हैं, जैसे कि बाल्टी, और वहीं पर
कुछ ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो कि ऊष्मा पाने पर, मतलब कि गर्मी पाने पर पिघलती नहीं है। जैसे कि कुकर का हैंडल, वो भी एक प्लास्टिक होता है, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वो पिघलता नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लास्टिक को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो चलिए हम लोग जानते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जब उन्हें ठंडा किया जाता है तो वे कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे पॉलीथिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। जैसे कि प्लास्टिक को अगर हम गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बहुत मुलायम हो जाता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो कड़ा हो जाएगा। अगर उस कड़े प्लास्टिक को फिर से हम गर्म करते हैं तो फिर वो मुलायम हो जाता है। इस तरीके से हम कितनी बार भी उसको मुलायम और कड़ा कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीथिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये थर्मोप्लास्टिक है। दूसरा तरह का प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार का प्लास्टिक गर्म करने पे मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पे कठोर हो जाता है। मगर अगर हम फिर से उस कठोर प्लास्टिक को गर्म करके मुलायम करना चाहें, अब वो मुलायम नहीं हो सकता है। तो इसी तरह के प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल है इसका बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि कुकर का हैंडल वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया। कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, चलिए इसको भी देखते हैं। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं: दवा की गोलियां, पैक करने हेतु, घाव को सीने हेतु मतलब टाके लगाने में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने एवं विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र, माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। तो एक माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें हम लोग खाने को पका सकते हैं। सपोज करते हैं ये माइक्रोवेव ओवन है और इसके लिए एक अलग से पात्र आते हैं जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं। इस पात्र में हम लोग खाने को रख सकते हैं और उसके बाद इस माइक्रोवेव ओवन में यहाँ पे रख देंगे। ये माइक्रोवेव ओवन बहुत गर्म रहता है लेकिन फिर भी इस प्लास्टिक के पात्र को नहीं पिघला पाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का पात्र थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होता है। इसी कारण से ये नहीं पिघलता है, क्योंकि हमने देखा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको एक बार गर्म करके मुलायम किया जा सकता है और फिर ठंडा करके कठोर किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद गर्म करने के बाद पुनः वो मुलायम नहीं हो सकता है। तो ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। तो हम लोग नॉन स्टिकी पैन पे जब खाना बनाया जाता है तो उस पर तेल या फिर जल नहीं चिपकता है। वहीं पर अगर हम लोहे की कढ़ाई में या फिर अगर लोहे के पात्र में अगर हम खाना बनाते हैं तो उस पर तेल और जल चिपकता है। टेफ्लॉन की ये विशेषता है, ये विशिष्ट तरह का प्लास्टिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लिपटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है और फिर प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? इसके लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा जिसका नाम है जैव निम्नीकरण और जैव
अनिम्नीकरण, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैव निम्नीकरणीय वह पदार्थ होते हैं जिसको बैक्टीरिया मतलब जीवाणु अपघटित कर देता है, उसे हम निम्नीकरणीय कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ है और इस पे बैक्टीरिया लगा और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, इसको तोड़ दिया, और ये धीरे धीरे करके या वातावरण में मिल गया, तो इसी को हम बायोडिग्रेडेबल या निम्नीकरणीय कहते हैं। और अगर ये, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सब्जी हो गई, फल के छिलके हो गए, भोजन हो गया, कागज़ हो गया या सूती कपड़ा हो गया, ये सब निम्नीकरणीय हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। क्योंकि इसको अगर हम वातावरण में छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कुछ ही टाइम के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, ये जाकर सॉइल में मिल जाएंगे या फिर पूरी तरीके से बैक्टीरिया इसको ख़त्म कर देगा। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि टिन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक की थैलियाँ, इन सबको बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर पाता है और इसी कारण से इसको जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है। तो प्लास्टिक के साथ यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि यह अनिम्नीकरणीय है, इसको बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर पाता है और इसी कारण से ये हमारे वातावरण में बहुत सालों तक जीवित रहता है और वातावरण को दूषित करता रहता है। इस टेबल में यही दिखाने की कोशिश की गई है कौन सी चीज़ें जैव निम्नीकरणीय हैं और कौन सी चीज़ जैव अनिम्नीकरणीय है। सब्जी, फल के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि ये 1 से 2 हफ्ते में सड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि जैव निम्नीकरणीय है, ये कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगे। कागज़ भी जैव निम्नीकरणीय है, सूती कपड़ा जैव निम्नीकरणीय है, लकड़ी जैव निम्नीकरणीय है। वहीं पर टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे ये अनिम्नीकरणीय हैं। वहीं पर प्लास्टिक की थैलियाँ जैव अनिम्नीकरणीय हैं। तो हमने ये जान लिया कि प्लास्टिक में क्या समस्या है, प्लास्टिक क्यों इतनी ज़्यादा एक समस्या बन गई है हमारे लिए, क्योंकि वो जैव अनिम्नीकरणीय है। इस कारण से बैक्टीरिया इसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं और इस कारण से ये हमारे वातावरण में कई सालों तक रहता है और हमारे जल को, भूमि को और वायु को प्रदूषित करता रहता है। हर चीज़ की कुछ उपयोगिता होती है और कुछ उसकी समस्याएं होती हैं। तो हमने समस्या देख लिया प्लास्टिक का, अब हम लोग प्लास्टिक की उपयोगिता को देखते हैं। आइए दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पॉलीथिन को हम लोग एज अ थैली, ना टूटने वाली बॉटल, पाइप, बाल्टी इत्यादि बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो एक्राइलिक का इस्तेमाल कार और ट्रकों की खिड़कियों में किया जाता है। तो हमने ये जाना कि कार और ट्रकों की जो खिड़कियां होती हैं वो एक्राइलिक की बनी होती हैं। पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल हम लोग रस्सी, रेशे बनाने में, मजबूत पाइप बनाने में करते हैं। स्टाइरोन या फिर इसको हम लोग थर्माकोल भी कहते हैं, स्टाइरोन या थर्माकोल का इस्तेमाल हम लोग पैकिंग में करते हैं, जिससे कि कोई सामान हम लोग देखते हैं कोरियर करते हैं तो उसमें थर्माकोल से उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो कहीं पे टूट ना जाए। तो पैकिंग करने में थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता है। थर्माकोल का दूसरा नाम है स्टाइरोन। और खिलौने बनाने में भी स्टाइरोन या थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता है। मेलामाइन का इस्तेमाल बर्तन बनाने में किया जाता है। बैकेलाइट का इस्तेमाल बिजली के
प्लग और स्विच बनाने में किया जाता है, कंघी बनाने में, पेन बनाने में, हत्ते बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन का हमने देखा कि नॉन स्टिक बर्तनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन वो बर्तन होते हैं जिसमें कि तेल चिपकता नहीं है। वर्तमान युग में प्लास्टिक एक आवश्यकता है, कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलीन का पॉलीमर है। यह अज्वलनशील है, इसी गुण के कारण इसका प्रयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को टेफ्लॉन की कुछ विशेषता बताई गई है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि टेफ्लॉन का इस्तेमाल वस्तुओं पर परत चढ़ाने के लिए क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि वह अज्वलनशील है। अब यहाँ पे प्लास्टिक की कुछ समस्याएं बताई गई हैं। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पॉलीथीन जलाने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्रायः खुले स्थान पर फेंक दी जाती है। जानवर इन्हें खाकर बीमार हो रहे हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह सड़ गलकर नष्ट नहीं हो पाती है। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियाँ सीवर लाइन और नालियों में फंसकर पानी के प्रवाह को रोक देती हैं और पानी एक स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता रहता है। अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग कर इसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि पॉलीथीन अनिम्नीकरणीय है, इसको बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर पाता है, ये सालों साल हमारे वातावरण में पड़ा रहेगा और समाप्त नहीं होगा। तो इस कारण से पहली समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी समस्या ये उत्पन्न होती है, अगर पॉलीथीन को जला भी दिया जाए तो ये वायुमंडल को प्रदूषित करता रहता है, क्योंकि इससे निकली हुई गैसें हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करेंगी। तीसरी प्रॉब्लम है कि पॉलीथीन में अगर हम लोग खाद्य सामग्री को पैक करके और फेंक देते हैं कहीं पर, तो उसको जानवर खाते हैं और इससे जानवर भी बीमार पड़ जाते हैं। चौथी चीज़ है कि प्लास्टिक पानी में भी सड़ता और गलता नहीं है और इस कारण से ये पानी को भी प्रदूषित करता रहता है, क्योंकि ये सालों साल पानी में पड़ा रहेगा और समाप्त नहीं होगा, जिसके कारण पानी प्रदूषित होता है। अगर ये नालियों में डाल दिया जाता है तो ये सीवर लाइन और नालियों को जाम कर देता है और इस तरीके से पर्यावरण को दूषित करता रहता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम पॉलीथीन का सदुपयोग करें और दुरुपयोग ना करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांच। दिए गए चित्र 2.2 का अवलोकन करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फोटो में कांच का उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। तो फ्लास्क, कीप, प्रिज्म, दर्पण, चश्मा, दूरबीन, ये सारी चीज़ें ग्लास की या कांच की बनी हुई हैं। इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग अनेक रूपों में किया गया है। इसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण, मतलब ये प्रिज्म हो गया, दूरबीन हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, ये सारे वैज्ञानिक उपकरण हैं। उसी तरीके फ्लास्क, कीप, ये सारे के सारे वैज्ञानिक उपकरण हैं। तथा कांच के बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता है। कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है। कांच पारदर्शी होता है, इसका मतलब कि कांच के आर पार हम देख सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो इसी गुण के कारण इसको
प्रकाशिक यंत्र में और साथ ही साथ लेंस में इस्तेमाल किया जाता है। लेंस हम लोग जैसे जानते हैं कि लेंस हम लोग अपने चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। लेंस हमारे दृष्टि दोष को दूर करने में सहायक होता है। अगर हमें दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं या फिर पास की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं तो वो लेंस से सही किया जा सकता है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। अब हमें पता लगता है कांच क्या होता है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। कांच भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि साधारण कांच। साधारण कांच में सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट मिलाकर साधारण कांच बनाया जाता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं। इन सभी प्रकार के कांचों का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो गलांक होगा, जिस तापमान पे ये गल जाएगा, वो अलग अलग होगा। तो कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव्य में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना भी नहीं होती है। इसको अलग अलग शेप दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक हो गया साधारण कांच। साधारण कांच को हम लोग मृदु कांच भी कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि साधारण कांच या मृदु कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका से मिलकर बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम लोग बॉटल वो बनाने में करते हैं, खिड़की के शीशे बनाने में करते हैं, इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कठोर कांच, या पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है कि साधारण कांच किससे बनता है और कठोर कांच किससे बनता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर इत्यादि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है फ्लास्क और बीकर ऊपर के पिक्चर्स में दे रखा है। ये है फ्लास्क। देखिए फ्लास्क के अलग अलग शेप्स हैं, और ये देखिए ये राउंडेड शेप है और ये इस तरीके से फ्लैट शेप है। और बीकर भी कुछ इस प्रकार का लगता है। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच क्या होता है? या सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशीय यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। ये हमें याद रखना है कि फ्लिंट से प्रिज्म बनाया जाता है। फ्लिंट प्रिज्म की फोटो यहाँ पे बनी हुई है। ये है प्रिज्म। प्रिज्म का शेप कुछ ट्रायंगल की तरह होता है। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही निर्मित किए जाते हैं। अगर हमारे आँखों में दृष्टि दोष है, मतलब कि हम लोगों को पास की चीज़ें नहीं दिख रही है या फिर दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो हम लोग चश्मा पहनते हैं और उस चश्मे में लेंस लगा रहता है। वो लेंस फ्लिंट ग्लास से या फ्लिंट कांच से बनता है। कुछ और रोचक जानकारी हमें यहाँ दे रखी है। धूप में चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? धूप में चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि धूप में चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? धूप में चश्मे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाया जा सके। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। क्या करता है ये सीरियम ऑक्साइड? जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। तो हम लोग कलरफुल ग्लासेस पहनते हैं, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया या ग्रीन हो गया,
तो ये कैसे होता है, इसमें सीरियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है चश्मे के लेंस में और इससे वो कलरफुल हो जाता है, रंग बिरंगा हो जाता है। धूप में ये चश्मे आँखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ ना दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। तो फोटोक्रोमिक चश्मे कौन से चश्मे होते हैं, धूप में जाते हैं तो काले हो जाएंगे या कलरफुल हो जाएंगे, और जैसे ही हम लोग धूप से अलग हटेंगे, छाँव में आएंगे, वैसे ही वो नॉर्मल चश्मे हो जाएंगे। जो लेंसेज वाइट कलर के जो लेंसेज होते हैं वैसे हो जाएंगे। आजकल फोटोक्रोमिक कांचों के लेंस का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। तो फोटोक्रोमिक कांच वो कांच होते हैं जो कि जब हम उस कांच को, उस लेंस को धूप में पहन के जाते हैं तो वो रंगीन हो जाते हैं, और जब हम धूप से छाँव में आते हैं तो वो फिर से जैसे नॉर्मल लेंसेज होते हैं वैसे हो जाते हैं। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर और आयोडाइड बनाता है। तो हमने जाना कि धूप में इस फोटोक्रोमिक कांच को जब हम पहन के जाते हैं तो धूप में ये सिल्वर आयोडाइड टूट जाता है। किसमें किसमें, सिल्वर में, चांदी में एवं आयोडाइड में। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंस को गहरा रंग प्रदान करती है। तो सिल्वर की एक परत यही चश्मे के लेंस को एक गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है। तो हमें ये पता लग गया कि लेंसेज में जो कलर आता है वो किसके कारण आता है। फोटोक्रोमिक कांच में हम लोग सिल्वर आयोडाइड को मिला देते हैं। इस चश्मे को पहनकर धूप में जाते हैं तो सिल्वर आयोडाइड टूटकर सिल्वर और दूसरी तरफ आयोडाइड बना देता है। इसी सिल्वर के कारण लेंस को गहरा रंग मिलता है। जब हम छाया में आ जाते हैं तो सिल्वर और आयोडाइड दोनों फिर से मिल जाते हैं और सिल्वर आयोडाइड बना देते हैं, जिससे कि लेंस फिर से हल्के रंग का हो जाता है। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्वीय ऑक्साइड मिलाते हैं। जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला कलर आता है, फेरिक ऑक्साइड से हल्का नीला रंग आता है और क्रोमियम ऑक्साइड से हल्का हरा रंग आता है। सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीला रंग का कांच बनाया जाता है। तो हमने ये भी जान लिया कि कांच में जो अलग अलग तरीके के कलर आते हैं वो किस तरह से आते हैं। उसमें जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड मिलाया जाता है। जैसे कि अगर हमें नीला रंग चाहिए तो हम लोग कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाएंगे, वहीं पर अगर हमें हरा रंग चाहिए तो हम क्रोमियम ऑक्साइड मिलाएंगे, वहीं पर अगर हमें पीला रंग चाहिए तो पीला रंग के लिए सीरियम ऑक्साइड का मिश्रण मिलाया जाता है। क्या अब आप कांच से बनी रंगीन वस्तुएं जैसे चूड़ियों की बनने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। चूड़ियाँ किस तरह से बनती होंगी? चूड़ियाँ हम देखते हैं कि हरी, नीली, पीली हर रंग की होती हैं। तो इसको स्थायी रंग किस प्रकार से मिलता है? स्थायी रंग के लिए हम लोग कांच को गर्म करने से पहले उसमें धात्वी ऑक्साइड मिला देते हैं। जैसे कि अगर चूड़ी को नीला रंग देना है तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देंगे, अगर हमें हल्का नीला रंग देना है तो फेरिक ऑक्साइड मिला देंगे, अगर हमें हल्के हरे रंग का कलर देना है तो क्रोमियम ऑक्साइड मिला देंगे, वहीं पर अगर पीला रंग देना है तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देंगे। इस तरीके से चूड़ियों को बनाया जाता है। मृत्तिका किसे कहते हैं?
भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों इत्यादि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करता है। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार चिकनी मिट्टी या क्ले मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर उच्च ताप पर उसे भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। तो मृत्तिका हमें पता लग गया क्या क्या होता है मृत्तिका। जब भी कभी कुम्हार बर्तन बनाता है तो पहले वो कच्चे बर्तन बनाता है और फिर उस कच्चे बर्तन को भट्टी में पकाकर पक्का कर लिया जाता है। इन्हीं पक्के बर्तनों को हम मृत्तिका कहते हैं। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं और ये भी एक मृत्तिका है। मृत्तिका से कप प्लेट बनाई जाती है, केतली बनाई जाती है, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर बनाए जाते हैं एवं बिजली के फ्यूज़ होल्डर बनाए जाते हैं। तो साबुन क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। साबुन एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग आप पानी के साथ स्वयं को धोने के लिए या कभी कभी कपड़े धोने के लिए भी करते हैं। साबुन उच्च सोडियम और पोटेशियम फैटी एसिड सॉल्ट होता है। साबुन के साथ कठोर जल झाग उत्पन्न नहीं करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कठोर जल क्या होता है। तो कठोर जल ऐसा जल होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। इसकी सरल पहचान ये है कि ये साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। जैसे हम लोग देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा खारा पानी है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो वो झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। साबुन को रंगीन एवं सुगंधित बनाया जाता है। उसमें विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि उसे रंगीन और सुगंधित बनाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ साबुन पिंक कलर में आते हैं, कुछ हरे कलर में आते हैं। तो इस तरीके से उन्हें रंगीन बनाया जाता है और साथ ही साथ साबुन की सुगंध भी बहुत अच्छी रखी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपमार्जक। तो डिटर्जेंट को ही अपमार्जक कहते हैं जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला पदार्थ होता है और ये कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से अलग होता है। हमने जैसे कि देखा कि अपमार्जक या डिटर्जेंट साबुन से अलग होता है इसलिए क्योंकि ये कठोर जल के साथ भी झाग देता है। वहीं पे हमने अभी देखा कि साबुन में कठोर जल के साथ कोई भी झाग नहीं देता है, कोई भी इसको नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। अगर हम डिटर्जेंट को साबुन से कंपेयर करते हैं तो डिटर्जेंट या अपमार्जक कठोर जल के साथ अधिक झाग देता है और इससे कपड़े भी बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। अगर हम कपड़ों को साबुन से साफ़ करें तो इतने अच्छे से साफ़ नहीं होंगे। डिटर्जेंट में किसी भी सुगंधित पदार्थों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर सुगंधित पदार्थों की थोड़ी बहुत ज़रूरत भी पड़ती है तो उस लेवल पे नहीं पड़ती है जितना हम लोगों को साबुन में पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 समाप्त होता है। अगर मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए